Hello, aspirants. As we know, we have started a series about ancient Greek philosophical thoughts. In the previous session, we have discussed about the trio, the three major personalities from ancient Greek thought, that is Socrates, Plato and Aristotle. और उस समय हमने डिस्कस भी किया था कि इन पे अलग अलग लेक्चर्स भी हम लेंगे. नाउ आई एम अगेन हियर विथ अ सेपरेट लेक्चर ऑन सॉक्रेटिस, सुकरात जिसे कहते हैं हिंदी में. एक ऐसा व्यक्ति कि जब भी दुनिया में आज के 1000 साल 2000 साल 5000 साल भी बाद ये बात होगी कि पृथ्वी पर कौन से वो लोग आए थे जो ज्ञानी थे, तो उसमें इसका नाम हमेशा गोल्डन में लिखा जाएगा. गोल्डन में लिखा जाएगा, इसको स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. क्यों? बिकॉज ही इज नोन एज फाउंडेशनल थिंकर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. इवन जब भी बात आती है एथिक्स की, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं बात होती है एथिक्स की, तो एथिक्स जहां आया वहां सुकरात अपने आप आ जाते हैं. ऐसा क्या किया इस व्यक्ति ने? ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन है इसका? कल हमने थोड़ी पिछले सेशन में थोड़ी बहुत चर्चा की थी इसके बारे में. आज उस पे पूरा का पूरा एक सेशन लेंगे. क्या इसका सबसे बड़ा रोल है? देखो, जैसे ही शब्द फिलॉसफी आ गई, एज सुन एज वी यूज द वर्ड फिलॉसफी, देन व्हाट इज फिलॉसफी? अगर कल की क्लास में थोड़ा बहुत मैंने चर्चा की होगी, व्हाट एग्जैक्टली इज फिलॉसफी? बहुत सिंपल डेफिनेशन याद रखेंगे फिलॉसफी की. लव ऑफ नॉलेज. लव टूवर्ड्स नॉलेज का लव ऑफ नॉलेज. की भाई बहुत कम लोग अभी की जनरेशन में ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे इश्यू क्या चल रहा है कि हम नॉलेज से भाग रहे हैं. यूपीएससी में जैसे एक इससे आया 2-3 साल पहले कि द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड. कि अब हम आत्मचिंतन आत्ममंथन भी खुद से नहीं कर रहे हैं. बाहर जैसे इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स आ गए, उस आधार पे हम तय कर ले रहे हैं हम कैसे हैं. क्यों? क्योंकि हम बाहरी दुनिया के हिसाब से खुद को जज कर रहे हैं. हमें अंदर कभी हम झांक नहीं रहे. क्यों नहीं झांक रहे हैं? क्योंकि उसका ज्ञान नहीं हमें. वी डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट. सुकरात का पूरा जीवन इसी पर है कि स्वयं को जानो. इंडिया में बहुत सारे फिलोसफर्स हुए, चाहे वो आप एंसेंट टाइम में जाओगे, जब वेदों की बात करोगे वहां भी खुद को जानने की बात हो रही है. मिडाइवल टाइम में आओगे, कबीर, वो भी खुद को जानने की बात करेंगे. सबसे रिसेंट में आओगे, ओशो की बात करो, वो भी खुद को जानने की बात करें. लेकिन क्या हम खुद को जान रहे हैं? नहीं. सुकरात का पूरा जीवन जो है वो इसी पर फोकस है कि हम स्वयं के बारे में जानें. क्या है पहली चीज? एथिक्स. एथिक्स क्या होता है? पिछले सेक्शन में थोड़ा सा चर्चा की थी, अब थोड़े इस पर डिटेल में चलते हैं. एथिक्स बहुत सिंपल डेफिनेशन, टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. सही क्या है, गलत क्या है, इनके बीच का अंतर करना हम सीख गए, तो वही एथिक्स है. जैसे एक बहुत छोटी सी बात आपको बताऊं, जब भी किसी लॉ की बात आती है, every law have two aspect. One is the word of law and the second is the spirit of law. Word of law क्या है? What is in the law. What is in the law, क्या लिखा गया है वहां. And why is that law. Why is that law? That is the spirit of law. Why is that law? अब बहुत बार होता क्या है, जब हम किसी लॉ को फॉलो करते हैं, देन यू आर अ लीगल पर्सन बट मे नॉट बी यू आर एन एथिकल पर्सन. कैसे? भाई लॉ में लिखा गया हेलमेट लगाना है. हेलमेट क्यों लगाना है? आपकी सुरक्षा के लिए. तो उस तरह का हेलमेट होना चाहिए. या हम हेलमेट क्यों लगा रहे हैं? हम तो सिर्फ हेलमेट लगा रहे हैं चालान से बचने के लिए. देन इफ यू आर फॉलोइंग द लॉ ओनली इन द वर्ड नॉट इन स्पिरिट, देन यू मे नॉट बी एन एथिकल पर्सन, देन यू आर ओनली लीगल पर्सन. ये होता है एथिक्स, कि जब भी हम किसी चीज की बात करेंगे तो उसका पालन पूर्णतः करेंगे, अपने हिसाब से नहीं. एथिक्स सिंपल इतना ही है कि आर वी गेटिंग एवरीथिंग इन इट्स एग्जैक्ट मैनर, जिस तरह से दिया गया उसी तरह से. तो पहली जो बात, पूरा जीवन इसका समर्पित रहा सुकरात का, वो एथिक्स पर. और इसीलिए बार बार जब भी एथिक्स की बात होती है, शुरुआत ही इसी के नाम से होती है. इज इवन कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एथिक्स. ये पूरा जीवन इस व्यक्ति का एक ही चीज पर टिका रहा. क्या था? वर्च्यू इज नॉलेज. सद्गुण ही असली ज्ञान है. और अभी आज के डेट में पूछ दो सद्गुण, कुछ सद्गुणों की लिस्टिंग के लिए कह दो कि ये सद्गुण लिस्ट करिए, हमें नहीं पता. दूसरा जो इसका मेन है, एपिस्टेमोलॉजी. अब ये क्या चीज है भाई? एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एपिस्टेमोलॉजी इज बेसिकली द थियरी ऑफ नॉलेज. द थियरी ऑफ नॉलेज. व्हाट इज थियरी ऑफ नॉलेज? कि वाई नॉलेज रिक्वायर्ड,
फ्रॉम वेयर द नॉलेज इज कमिंग। नॉलेज, ये ज्ञान आ कहां से रहा है, इसकी आवश्यकता क्या है भाई। आप जब भी साइंटिफिक कोई सब्जेक्ट पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहां कोई थियरी पढ़ रहे हो, तो यही तो पहले थियरी के पहले जरूरत होती है, थियरी क्यों चाहिए हमें, कौन दे रहा थियरी, उसके क्या क्या बेसिक एजम्पशंस क्या क्या हैं, वो जहां पढ़ा जाता, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। ये दो चीजें कहा जाए, अगर ये बात कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इट विल नॉट हाइपरबोल, दैट दीज बोथ स्टार्ट्स विद सोक्रेटिस। ऐसा नहीं है, इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट में जाओगे तो वहां भी ये सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन इस व्यक्ति की जो सबसे खास बात थी, द वेरी, जो कहा जाए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स दैट इज बेसिकली डायलॉग्स। इस व्यक्ति ने बहुत बार जब इसको पढ़ो तो कबीर आपको याद आएंगे, कल भी पिछले सेशन में हमने शायद चर्चा की थी, कबीर ने भी कुछ नहीं लिखा, इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा, इनका पूरा जीवन किस पे था, डायलॉग्स। क्वेश्चन करिए, दैट इज बेसिकली कहा जाए सीधे सीधे जो किस चीज से फिट होता है, वो है आपके क्यूरियोसिटी से। अब है क्या, जो आज की ऑल ओवर ग्लोबल जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, यही मिस कर रहा है द क्वेश्चन आंसर। वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द थिंग्स कि ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है। भाई सुकरात जिस समय में एथेंस में है, उस समय वहां लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की तो वैसे भी पहली शर्त होती है कि प्रश्न पूछे जाएं। लोकतंत्र में जितनी ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, जो मेरी एक डेफिनेशन बार बार बताता रहता हूं लोकतंत्र की, भाई वो ठीक है, अब्राहम लिंकन ने दी, सबने रट्टा मार रखा है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लेकिन इसका एडवांस वर्जन याद रखो कि द डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इलेक्टिंग द गवर्नमेंट, इट इज मोर अबाउट एश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व तो कितना तय कर रहे हैं, उसके लिए चाहिए होगा क्या, राइट टू स्पीच। शुड वी, डू वी हैव दैट क्वालिटी, डू वी हैव दैट, कहा जाए क्या उतनी शक्ति हमें है कि हम सवाल पूछ पा रहे हैं सीधे। जैसे एक इंडिया में एक बहुत बड़े जो सर शहीद आजम भगत सिंह का एक बहुत प्यारा स्टेटमेंट जो मुझे हर हर दिन एक बार स्ट्राइक करता है, कि द रिबेलियन अगेंस्ट किंग इज सिन अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन। शासक के प्रति, सत्ता के प्रति विद्रोह हर धर्म में पाप है, लेकिन फिर भी वो पाप करना चाहिए अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है। तो इस व्यक्ति की कमी यही थी। जब ये जिस समय में एथेंस में जी रहा, उस समय भी लोकतंत्र है, लेकिन ये आज वाला लोकतंत्र मत समझिए। उस टाइम लोकतंत्र क्या है, राजा जितना कह रहा वही अंतिम सत्य है, और उसी को सब लोग मान रहे हैं। राजा है वहां पर, देयर इज किंग, और टू सपोर्ट द किंग देयर आर सम टीचर्स। जैसे आज भी देखो, जब एजुकेशन की बात आएगी तो एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए। उस समय के जो टीचर्स थे, जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता है, वो क्या कहते थे कि मनी एंड पावर आर ओनली रियल थिंग्स, इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इफ यू कैन अर्न मनी एंड इफ यू हैव पावर, देन दैट्स ऑल। ये कहता नहीं, ये सब फर्जी बात है, ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सत्य नहीं है। सत्य है जो जिसे कहा जाए द रियल हैप्पीनेस इज, ये कहता है रियल हैप्पीनेस है, जो वास्तविक खुशी जिसको कह लो, प्रसन्नता जो है, वो आपके अंदर छिपी है, और उसे तलाशिए। इसका एक और बहुत बड़ा फोकस रहा है, क्योंकि अब उस समय थोड़ा सा ग्रीस की मैं बात करूं, ग्रीस में दो मेनली राज्य थे, एक था स्पार्टा और एक था एथेंस। स्पार्टा एक तरह से वहां पर समूह शासन करता था, उसी चीज को ये कहीं ना कहीं एथेंस में भी लागू करना चाहता था। जिस तरह से स्पार्टा चल रहा, उसी तरह से एथेंस भी चलना चाहिए। लेकिन यहां के जो शासक थे, वो अपने आप में कुछ ज्यादा इगोस्टिक थे, वो किसी की सुनना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे आप या तो आर्मी ज्वाइन कर लो, या तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, या तो प्रोड्यूसर क्लास में चले जाओ, हमें टैक्स दो, हमें सर्विसेज दो, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। एंड इवन दे वर नॉट एबल टू टेक द क्रिटिसिज्म। और इसकी गलती यही थी, सच बोलना। ये व्यक्ति सदैव सत्य बोलता रहा, सबको कहता रहा कि भाई आप आत्मचिंतन करो। किस अभी आज के समय में पूरे ग्लोबली देखो क्या चल रहा है, जो भी न्यूज कहीं से आ रही है उसी को हम अंतिम सत्य मान ले रहे हैं कि यही अंतिम सत्य है। खुद से परख करना, जो यूपीएससी की तैयारी में या किसी भी चीज में, एक अगर आप तार्किक व्यक्ति हो जिसके जीवन, इसका दूसरा जो एक पहलू है रीजनिंग, तर्क। तर्क क्या होता है
कि जब भी एक बात आपके सामने रखी गई उसके जितने पहलू हैं सबको समझिए। 2020 का आई थिंक इससे है एक, द बायस्ड मीडिया इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी। फिर अब डेमोक्रेसी आ रही है तो सुकरात आएगा, और उसके आसपास का कोई टॉपिक आएगा तो हम बात करनी पड़ेगी। द बायस्ड मीडिया इज थ्रेट टू डेमोक्रेसी क्यों पूछा गया ऐसा इससे? क्यों यूपीएससी को ऐसे पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम अब हुआ क्या, जो अगर इवोल्यूशन देखोगे, इवोल्यूशन ऑफ मीडिया इंडिया में थोड़ा सा फिर यहां से रिलेट करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ मीडिया कैसे हुआ? 2002, 3, 4 तक जब तक डायरेक्ट टू होम सर्विसेज नहीं आई थी, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और न्यूज़पेपर पढ़ने में क्या होता था, हम खुद बैक ऑफ द माइंड एनालिसिस भी करते, अच्छा इसका ये मतलब होगा, ये मतलब होगा, ये मतलब होगा। जब डायरेक्ट टू होम आया, धीरे धीरे जब मीडिया चैनल्स शुरू हुए 2010, 11, 12 तक, तो हम उस पर फोकस हो गए, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया, खुद की एनालिटिकल कैपेसिटी, रीजनिंग कैपेसिटी कम होती चली गई। और 2012-13 के बाद सोशल मीडिया ने अपनी जगह बनाई, और उसके बाद 2016 के बाद जियो रेवोल्यूशन हुआ, पूरी तरह सबके हाथ में फोन और तरह तरह के न्यूज मीडिया चैनल्स, सोशल मीडिया चैनल्स। अब हम वहां जो कुछ बताया जा रहा है इतने कन्विक्शन के साथ बताया जा रहा है कि हम उसी को सत्य मान ले रहे हैं। अपने पास आत्ममंथन की क्षमता बची ही नहीं। और ये व्यक्ति पूरे जीवन यही कहता रहा कि किसी भी चीज पे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आज के डेट में सोशल मीडिया की स्थिति देख लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति देख लीजिए, क्या हम आत्मचिंतन कर रहे हैं? नहीं। क्या हम तर्क कर रहे हैं? नहीं कर रहे। और यही सिखाने, यही सारी चीजें सिखाने का इसको फल क्या मिला? लास्ट में से जहर दे दिया गया। और चार्ज क्या लगा था? यू आर करप्टिंग द यूथ ऑफ कंट्री। अब आज ही सोचो, इंडिया में ही कोई अगर ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो युवाओं को जगाने की कोशिश करे कि नहीं भाई, आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। अब जैसे आप बजट देख लो, इंडिया का बजट की स्थिति क्या है? डिफेंस बजट हर साल बढ़ता जा रहा है, चलो ठीक है, सुरक्षा भी अपनी जगह जरूरी है। हेल्थ एंड एजुकेशन का बजट देखोगे, पिछले 10 साल से 4% पे ही रुका हुआ है, जबकि जरूरी वो है, लेकिन किसी को फर्क पड़ रहा है? नहीं। आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो इन मुद्दों पे बात करना शुरू करे, तो उसे भी शायद आज भी वही होगा जो सुकरात के साथ हुआ था। खैर, देखते हैं इसके बेसिक कोर कॉन्सेप्ट क्या, वो देखते हैं। बेसिक इतना ही समझ लो कि भाई, डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे व्यक्ति बात करेगा, ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम और परस्यूट ऑफ जस्टिस की बात करेगा, उस पर चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस द सोक्रेटिस मेथड, डायलॉग एंड डायलेक्टिक्स। अभी बताया डायलॉग्स बहुत बेहतरीन, आप चूंकि इन्होंने तो कुछ लिखा नहीं सुकरात ने, जो इनका शिष्य हुआ प्लेटो, रिपब्लिक जिसने लिखी, इसमें जब पहला ही पैराग्राफ आप पढ़ोगे, जिनके पास होगी कई मौका मिलेगा, यहां पहला ही पैराग्राफ लिखता है कि आई वेंट डाउन एस्टरडे। वेंट डाउन एस्टरडे क्या, एक स्टोरी ऐसे है कि वो कहीं दर्शन, किसी मंदिर में जा रहा दर्शन करने के लिए, और वहां का एक धनाढ्य व्यक्ति उसे रोक लेता है, और वहां पे फिर प्रश्न उत्तर शुरू करता है। तो इसका हमेशा कहता हूं, आप लोगों को बताया होगा कि जब भी कोई क्लासिक्स पढ़ते हैं, जब भी कोई इस तरह की रचना पढ़ते हो, तो उसको पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। जब भी कोई क्लासिक्स, जो बहुत पुरानी पुस्तकें, क्लासिक्स वो होती हैं जो लिखी बहुत पहले गई हैं लेकिन हर टाइम फ्रेम में फिट बैठती हैं, उनको क्लासिक्स कहते हैं। इनको पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है एक्चुअल मीनिंग, वर्ल्ड मीनिंग, सीधे उसकी मीनिंग निकल रही है, वो हो जाता है। दूसरा होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई। और फिर होता है एक रियल मीनिंग, क्यों ये कहा जा रहा है। अब ये जो लाइन है देखो, इसका कॉन्टेक्स्ट देखो, वो दर्शन करने जा रहा है, तो कह रहा व्हेन आई वेंट डाउन, एक हो गया। दूसरा, फिर कह रहा है कि वहां इससे कुछ लोग रोक रहे हैं, अच्छा कोई होगा, धनाढ्य व्यक्ति कोई है। तीसरा, जिसका एक्चुअल रियलिटी मीनिंग निकालोगे, इट इज ही इज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, लाइक नॉलेजेबल पर्सन। और सेकंड, एक पावरफुल पर्सन है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास लोग हैं, जिसके पास सैनिक हैं। अब वो इसे जबरदस्ती रोक रहा है। इट इज समहाउ, जो एक्चुअल रियल मीनिंग निकलेगी लास्ट में, इट इज समथिंग बैलेंस बिटवीन नॉलेज एंड मनी, नॉलेज एंड पावर। जब उसे ये कहता है कि आई डोंट वांट टू टॉक विथ यू, लेकिन वो पूरे अपने सैनिकों को खड़ा कर देता है, कहता है यू हैव टू, तुम्हें बात करनी ही पड़ेगी। और ये हमेशा से रहा है। दिस टसल विल गो ऑन, द टसल बिटवीन नॉलेज एंड पावर। नॉलेज होगा तो हमेशा वो क्रिटिकल थॉट प्रोसेस रखेगा, हमेशा वो रीजनिंग की बात करेगा। और जिसके पास पावर होगा वो रीजनिंग, जैसे मेरी एक लाइन है, कभी इसको अगर सोचना आप, द पॉलिटिक्स एंड लॉजिक आर 2 पैरेलल लाइंस। और भी खासकर इंडिया में तो पूरी तरह से द पॉलिटिक्स एंड लॉजिक्स आर पैरेलल लाइन, ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे आप। इफ देयर विल बी पॉलिटिक्स देन देयर विल बी नो लॉजिक, और लॉजिक है तो पॉलिटिक्स नहीं हो पाएगा।
और ये हमेशा से ये सुकरात है जो इसको जन्म दे रहा है। क्योंकि पावरफुल व्यक्ति तो चाहेगा कि मेरी बात सुन लो, ये कहेगा नहीं नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप में, क्योंकि इसको जब नॉलेज है तो ये खुद में ही एम्पावर्ड महसूस कर रहा है, तो फिर ये किसी की बात नहीं सुनेगा और फिर ये संघर्ष चलता रहेगा। और वही पूरी कहानी रिग्रेस क्वेश्चनिंग जो कहता है, सोक्रेटिस मेथड इन्वॉल्व्स इंटेंस क्वेश्चनिंग टू अनकवर अंडरलाइनिंग असम्पशन एंड कंट्राडिक्शन इन वंस बिलीफ। भाई अगर प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो वास्तविकता तक पहुंचोगे कैसे? बहुत सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं, जैसे आज की डेट में एक बहुत छोटा क्या बहुत बड़ा मुद्दा है कास्टिज्म। क्या हमने पूछा क्यों है ये? कभी नहीं, कभी नहीं पूछा। अनटचेबिलिटी, क्या कभी पूछा क्यों है ये? नहीं, बस सदियों से फॉलो होता रहा, हम भी फॉलो कर रहे हैं। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता क्यों है? नहीं पूछ रहे। क्या जो वोटिंग प्रोसेस है क्या वो ठीक है? इसमें दो प्रोसेस होता है, दूसरे प्रोसेस का जहां भी क्लास ले जाओ आई गेट सॉक पता ही नहीं है। एक और सिस्टम है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपका इसराइल में होता है। इसराइल में किसी व्यक्ति को वोट नहीं मिलते, सीधे पार्टीज को वोट मिलते हैं। जितना जिस पार्टी को वोट मिलेगा उतने % वहां के लोगों को सीट मिलेगी। होना असलियत में वो चाहिए। इंडिया में क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको एक वोट ज्यादा। सोचिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 लाख वोट पोल हुए टोटल, और मान लो 5 कैंडिडेट थे, सबको 5-5 या 3-3 लाख वोट मिल गए। जिसको 3 लाख से 2 वोट भी अधिक मिले, बाकी को एक वोट भी कम है, भले ही 12 लाख लोग चाहते थे कि ये ना बने, लेकिन वही चुना जाएगा सिर्फ 3 लाख लोगों के सपोर्ट से। तो क्या ये सच में हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में जी रहे हैं? नो, अ बिग नो। लेकिन ये प्रश्न पूछे कौन? ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा। यही प्रश्न पूछने की बात करता है सुकरात, और जिसके अंदर भी ये सुकरात थोड़ा सा होगा वो विद्रोही रहेगा हमेशा। इसीलिए इसे जहर का प्याला पीना पड़ा कि भैया ठीक है, मैं सच बोलना तो नहीं छोड़ूंगा। अब डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी हम बार बार इस बात को लेकर प्राउड कर रहे हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नहीं, एक्चुअल में नहीं है। जो रूलिंग पार्टीज होती हैं उनके पास कितने % वोट होते हैं? 30%, 40%, 35% वोट पे वो रूल कर रहे होते हैं। इसका मतलब यही है ना कि 65% लोग, 60% लोग नहीं चाहते थे आप चुने जाओ, लेकिन आप फिर भी सत्ता में रहोगे, अगले 5 साल तक रहोगे। डायलेक्टिक प्रोसेस, इंटरलेक्चर्स रिफाइन देयर थॉट थ्रू क्रिटिकल क्वेश्चनिंग एसेंशियल फॉर सेल्फ नॉलेज। वही है कि अब जब तक आप क्वेश्चन आंसर में नहीं आओगे, जैसे हमारे उपनिषदों में एक कठोपनिषद में आता है यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद क्या है? ये प्रश्न पूछना उत्तर दे रहा है, प्रश्न पूछना उत्तर दे रहा है। तो जब तक वो प्रश्नोत्तरी नहीं होगी, जब तक आपके थॉट प्रोसेस को रिफाइन नहीं किया जाएगा, तब तक वो नॉलेज मिलना ही नहीं है। आप, ये सुकरात का सबसे बड़ा फोकस था कि आप प्रश्न पूछिए। और डेमोक्रेसी में, जैसा थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताया, डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछना ही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। वो तो गायब हो गया। तो इसकी आत्मा कहीं, सुकरात की आत्मा कहीं भटक रही होगी आज के डेट में कि भाई मैं इतना कुछ बता के चला गया, तुम मानने को नहीं तैयार। Pursuit of true knowledge. Socrates believed this process was necessary to reach true knowledge and challenge societal norms. देखो एक चीज याद रखना, जितने भी विद्वान होंगे, जितने भी दार्शनिक होंगे, वो अपने समय में समाज से गालियां सुन रहे होंगे। भारत के 2 नाम मैं दूं, आज उनके बारे में पढ़ा जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। आज उनको हिस्ट्री में पढ़ा जा रहा है, बकायदा जगह दी गई है। उस टाइम सोसाइटी में गालियां खा रहे थे, क्योंकि ये लोग क्या थे? ये सोशल नॉर्म्स के खिलाफ बोल रहे थे कि भाई ये क्वेश्चन करना, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, इसको बदलिए, इसको बदलिए। जब आप इंडिया में रेनाशा की बात करते हैं 18th सेंचुरी में, 2 तरह के लोग हैं, एक रिवाइवलिस्ट, एक रिफॉर्मिस्ट। एक जो बात करते हैं सुधार की, एक बात करते हैं पहले चलो वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। और वहीं राजा राम मोहन राय क्या कहेंगे? नहीं, जो कमियां हैं उन्हें सुधार किया जाए। रिवाइवलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट। तो नॉलेज क्यों चाहिए? इसीलिए चाहिए, जब आप वास्तविकता जानोगे तो जो भी सामाजिक कुरीतियां चल रही होंगी उन पे कुठाराघात करोगे कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं, इसको बदलो, इसको बदलो। और ऐसे में समाज आपको कभी भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है? तो सॉक्रेटिस व्यू ऑन मोरालिटी एंड वर्च्यू क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। अभी तक वही मैंने चर्चा की। मोरल वर्च्यू इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसका वही है कि भाई सब कुछ मिथ्या है, मोहमाया। जो आज हमारे वेद पुराण जो कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि भैया सब मोहमाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
फर्क किससे पड़ता है? आपको अपने बारे में कितनी जानकारी है, मोरल अपलिफ्टमेंट कितना हुआ। अब वही पूछ दिया सर मोरालिटी क्या होती है, तो अब तो स्कूल से भी गायब हो गया। हम लोग के टाइम तक मोरल साइंस की क्लासेस चलती रही, हफ्ते में 1-2 क्लास होती थी, एग्जाम होता था, तो गायब ही हो गया मोरल साइंस। और फिर कहा जा रहा है कि आजकल के बच्चे बहुत बिगड़ जा रहे हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप की बात नहीं माने। कैसे मानेंगे? उन्हें तो पढ़ा ही नहीं गया कुछ भी, मानेंगे कैसे? एजुकेशन सिस्टम ही हमने ऐसा कर दिया। और ये कहेगा नहीं मोर, इसीलिए जब बात आती है प्लेटो की, जब मैं अगले सेशन लूंगा प्लेटो के बारे में बताऊंगा, प्लेटो इसीलिए पूरा एजुकेशन का मॉडल देगा कि हम कैसे बच्चों को एजुकेट करें कि आगे चल के वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। देखो कितना बेहतरीन ये तीनों हैं। सुकरात पहले बात कर रहा है मोरालिटी की, फिर प्लेटो कह रहा है एजुकेशन, मोरल बेस्ड एजुकेशन, और फिर जब अरिस्टोटल आएगा तो नागरिकता की बात करेगा। किसको नागरिकता देनी चाहिए? वही लोग जिनके पास नॉलेज है उनको नागरिकता दो, जिनको समझ नहीं है उनको नागरिकता देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो बीज कौन बो रहा है? वह सुकरात। मोरालिटी एथिक्स की बात करना, वो भी उस समय जब राजा बिल्कुल निरंकुश है, किसी को सुनने का तैयार नहीं है। आज भी दुनिया के कई सारे देशों में जो राजा निरंकुश ही है, राजा मतलब शासक निरंकुश ही है, वो अहम ब्रह्मास्त्र में जी रहे हैं। हमसे किसी से मतलब नहीं है, हम जो कह रहे हैं अंतिम सत्य है, मान लो। वो जय महास्मृति वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, मेरा वचन ये मेरा शासन। लेकिन कब तक? नॉलेज एंड वर्च्यू लिंक्ड, ही आर्ग्यूड दैट वन कुड नॉट वर्च्यूज विदाउट ट्रू नॉलेज ऑफ द गुड। जाहिर सी बात है भाई, गुणवान कब बनोगे? जब आपको गुणों का ज्ञान होगा। अब गुणों का ज्ञान ही नहीं तो गुणवान बनोगे कैसे? दिन भर हम राम राम कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं और उनके एक भी गुण अपने जीवन में आत्मसात नहीं कर रहे, बस रट्टा मार रहे हैं, तो कैसे कैसे होगा भाई? कैसे जीवन सुधरेगा? रॉन्ग डूइंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हमें पता ही नहीं है सही गलत क्या है, हमें कोई बताने वाला नहीं है, जो कबीर फिर कहते निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। कि भाई जो आपकी निंदा कर रहा है, बाबा तुलसी कहते हैं मानस में कि 3 लोग, आपका निजी सचिव, वैद्य और आपका मित्र, आपका गुरु, निजी सचिव, वैद्य और गुरु, और तीनों आपसे प्रेम से बात कर रहे हैं, तुरंत त्याग दीजिए उनको। ये तीनों हैं ही जो आपकी कमियां बताएंगे। अगर आपसे प्रेम से बात ये तीनों कर रहे हैं, तुरंत त्यागिए। कहते तज ही, तुरंत तुरंत त्यागो उसको, तुम्हारे काम में तुम्हारी भलाई की बात नहीं कर रहे। कबीर भी वही बात कर रहे हैं कि जो निंदा कर रहा है उसको साथ रखो, क्योंकि वही बताएगा गलत क्या है, फिर तुम सुधार करोगे। इग्नोरेंस अगर है, यही फिर जो सबसे मॉडर्न फिलोसफर है पॉलिटिकल साइंस में, द उसका क्या नाम देखो, नाम जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात करता है ना, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं। व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहता है कि हम इस वजह से ऐसी स्थिति में हैं क्योंकि हम अज्ञानता के पर्दे के पीछे ढके हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि चल क्या रहा है। जैसे वही अभी जो मतदान वाली बात की मैंने थोड़ी देर पहले, कि 2 तरह से जो इजराइल में है, जो भारत में, दोनों जगह लोकतंत्र, वहां हमसे बहुत अलग है और हमें पता ही नहीं। हम तो खुश हैं, हम तो लोकतंत्र में जी रहे हैं। क्या वास्तव में जी रहे हैं? नहीं। स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र देखो, वहां जनता सीधा किसी विधि के निर्माण में भागीदारी लेती है। वहां तो लोगों के पास इतना अधिकार है कि कोई चुनाव प्रतिनिधि अगर अच्छे से काम नहीं करता उसको वापस भी बुला सकते हैं, राइट टू रिकॉल। आपको जान के आश्चर्य होगा, 2019 में रूलिंग पार्टी के एक लीडर वरुण गांधी बिल लेके आए, राइट टू रिकॉल बिल, उस पर डिस्कशन तक नहीं हुआ इंडियन पार्लियामेंट में, पास होना या वो सब दूर की बातें हैं। तो क्या सच में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं? क्या हमें पता है? नहीं। तो कहीं ना कहीं हम अज्ञानता के पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। जॉन रॉल नाम है, जब से रीसेंट फिलोसफर जो सबसे बड़ा, जॉन रॉल कहता है कि सिंस वी आर अंडर व्हील ऑफ इग्नोरेंस दैट्स व्हाई वी नो नथिंग, हमें कुछ पता ही नहीं। और ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? शुरू, फिर वही कह रहा हूं, बीज बोने वाला यही व्यक्ति है। ये भी कहता है कि हम गलत इसीलिए कह रहे हैं, कर रहे हैं क्योंकि हमें सत्य का ज्ञान नहीं है। देन द एग्जामिन्ड लाइफ। एग्जामिन्ड लाइफ क्या है भाई? बहुत साधारण सा एक सिखाया जाता है कि भाई आप सुबह उठो तो ऊपर वाले को धन्यवाद दो कि आज फिर हमें 24 घंटे 1440 मिनट 86,400 सेकंड दिए, और शाम को खुद को गालियां देके सो कि कितने बर्बाद किए। एग्जामिन्ड लाइफ होना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं? नहीं। सुबह फिर हमें 86,400 मोती ऊपर वाला देता है और शाम को फिर हम उसमें से मैक्सिमम हिस्सा बर्बाद करके सो जाते हैं, और फिर दूसरे दिन उठ के कहते हैं भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। दिया तो बहुत कुछ, नालायक तुम ले नहीं पाए। प्रॉब्लम ये, यही सुकरात कह रहा है सबसे, और इसीलिए बेचारे को जहर पीना है।
Socrates' ethical framework deeply questions superficial values, emphasizing inner virtues over internal. ठीक है, वही बातें. अब critic of Athenian democracy, वही बताया एथेंस में क्यों ये इतना क्रिटिसाइज कर रहा उसको. रीजन, क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन. देखो है क्या डेमोक्रेसी सच में, अभी कई इस पे डिबेट चल रहा है, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो कई सारे फोरम्स पे डिबेट चल रहा है कि क्या डेमोक्रेसी रहनी चाहिए. मेरा भी स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसी इज इटसेल्फ अ वेरी पैराडॉक्स टाइप ऑफ गवर्नमेंट. पैराडॉक्स क्यों? क्योंकि यहां कहने को तो डेमोक्रेसी है, जनता का शासन. अब जनता जो है, हमने कह दिया इंडिया में से 18 साल का प्रत्येक व्यक्ति मतदान कर सकता है, लेकिन क्या प्रत्येक व्यक्ति सच में लोकतंत्र समझ रहा है? क्या प्रत्येक व्यक्ति लोकतंत्र में अपनी भागीदारी समझ रहा है? कि हमें सिर्फ मतदान नहीं करना, हमें सरकार के प्रति जागरूक भी रहना है, सरकार के कार्यों पर नजर बना के भी रखना कि जो कहा था वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. नहीं. तो जब नहीं कर रहा है तो सबको मतदान का अधिकार कैसे होना चाहिए? ये बहुत सारे फोरम से बात चल रही है आज के डेट में. हम तो आज भी जाति, धर्म, क्षेत्र देख के मतदान करते हैं और फिर कहते हैं कि ये सरकार काम नहीं कर रही. काम क्यों करेगी भाई? कोविड में परतें खुली, अरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है. आप पूछो ना अपने चारों तरफ, किसने स्वास्थ्य के आधार पर कभी मतदान किया? नो वन. इसलिए ये लोकतंत्र को, पब्लिक ओपिनियन को क्रिटिसाइज करता है कि जरूरी नहीं कि द पब्लिक ओपिनियन शुड मैटर ऑलवेज. क्योंकि यहां फिर ये एक नई बात लेके आता है, कहता है कि जो ओपिनियन है, ओपिनियन और रीजनिंग में डिफरेंस होता है. ओपिनियन हो सकता है किसी और से आप तक आए और आप उसी बात को कह रहे हो, रीजनिंग आपके अंदर से आती है. वो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आप जो ये बात कह रहे हो, ओपिनियन तो किसी की बात आपने सुनी, वही बात सामने रख दी, लेकिन विचार जो होगा, थॉट प्रोसेस आपके अंदर से आएगा. क्या आप अपनी बात कर रहे हो? नहीं, ये तो कहीं से सुनी सुनाई बात है, वही आकर रख रहे हो, तो ये मायने नहीं रखता है. इसलिए पब्लिक ओपिनियन पे बहुत बड़ा उसका क्रिटिसिज्म करता है. अनएजुकेटेड मासेस, वही जो अभी भारत में चल रहा है. ये कहता रहा हूं, ये क्यों इनको कहा जाता है, ये दे आर एटर्नल. मे बी दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड बट देयर आइडियाज विल प्रिवेल. जब तक दुनिया है तब तक रहेगी. अब भारत में शिक्षा की व्यवस्था क्या है भाई? शिक्षा की स्तर क्या है? साक्षरता दर कितनी है? 74%. और क्या है साक्षरता का पैरामीटर? अपना नाम पढ़ना लिखना जान ले, बस वो साक्षर है. ग्रेजुएट्स का अगर तुम देखो कितने परसेंट ग्रेजुएट्स हैं, अलग अलग डेटा देखने के बाद 12 से 15%, मैक्सिमम 15% के आसपास मिलेंगे. वैसे तो 12 ही मिलता है. मैं मान के चल रहा हूं कि डेटा पुराना होगा, 15% ही ग्रेजुएट. और वो भी ग्रेजुएट, उसमें से भी 90% ऐसे इनको कुछ पता नहीं, सिर्फ डिग्री ले रखी है. तो ऐसे में लोकतंत्र होने का क्या मतलब निकला? फिर प्रेफरेंस फॉर फिलोसफिकल विजडम, इसी पर फिर आगे आएगा प्लेटो, लेके आएगा फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट. कहता है जब तक राजा दार्शनिक नहीं है तब तक जनता का कुछ नहीं हो सकता. क्योंकि अगर वो करप्ट है, अगर वो कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन है, उसका चरित्र नहीं है कुछ, तो फिर वो जनता के बारे में नहीं सोचेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा. और ऐसी सोसाइटी, ऐसा कोई भी राज्य कभी अच्छे से सस्टेन नहीं कर सकता. देन ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोक्रेटिस, दैट आई हैव डिस्कस्ड. क्यों ट्रायल हुआ भाई? was put on trial for corrupting the youth and impiety. सोचो, जो सही मार्ग पे चला रहा है उसको कह रहे हैं कि ये युवाओं को बिगाड़ा. आज भी यही स्थिति है. आज अगर कोई ऐसा व्यक्ति जग जाए, कहे कि युवाओं को मैं सुधारने आया हूं, उसको निपटा दिया जाएगा. वही इसके साथ, बेचारे के साथ हुआ. कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट और एक्सेप्टेंस ऑफ फेट. भाई पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी, 3 ऑप्शन थे इसके पास. देश छोड़ के चले जाओ, बोलना बंद कर दो, जहर धारा, कुछ नहीं, यहां जन्म मिला है तो मरूंगा यहीं, सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा क्योंकि कुछ गलत नहीं है. जहर, हाँ भाई ले आओ, कोई दिक्कत नहीं. अब वही है कि आज इसको पढ़ाने वाले, सुकरात को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग कितना इसको जीवन में धारण करेंगे? क्या सच बोलने को हम आज भी तैयार हैं? उत्तर है नहीं. क्योंकि हमें कभी समाज का डर है, कभी सरकार का डर है, इसके अंदर तो नहीं था भाई. अब यहां से सुकरात वही है, ऐसे लोग दुनिया छोड़ के जाते, पृथ्वी छोड़ के जाते हैं, इनकी आइडियाज हमेशा सरवाइव करते हैं और करते रहेंगे भाई. जब प्लेटो बताऊंगा अगले लेक्चर्स में, हम चर्चा करेंगे. प्लेटो जो खुद में बहुत अच्छे फैमिली से आ रहा है, लेकिन इसके मास्टर को जब जहर दिया जा रहा है, इसके गुरु को जहर, सोचो इसके ऊपर क्या बीती होगी. कह रहा अरे कैसे लोग हैं भाई,
इतना ज्ञानी व्यक्ति इसको जहर दे दे रहे हैं, अब तो मैं इनके खिलाफ बात करूंगा। और फिर वो प्लेटो बनता है प्लेटो, नहीं तो उसके पहले कुछ नहीं था। तब वो प्लेटो बनता है जो रिपब्लिक लिखता है, जो स्टेट्समैन लिखेगा, द लॉज लिखेगा। तो फिर इसके बाद अरिस्टोटल। आज भी सिविल डिसोबीडियंस, भाई गांधी का सबसे बड़ा क्या था, सबसे बड़ा शस्त्र क्या था? सिविल डिसोबीडियंस, कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, सविनय असहयोग, हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, भाई आप मार लो ठीक है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। वो यहीं से शुरू होता है। फिर गवर्नेंस इन एथिक्स, एथिकल गवर्नेंस, कि जब तक जो आप लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हो, जब एथिक्स में पढ़ाया जाता है द क्वालिटीज ऑफ अ सिविल सर्वेंट, उसमें भी फाउंडेशनल क्वालिटीज में आता है एथिक्स, कि आप एथिकल हो कि नहीं हो। तो आज रेलेवेंस हो ही गया, इतनी बातें कर ली। आज मैंने सारी चीज आज से ही कनेक्ट करके बताई। डेमोक्रेटिक आइडियल्स, क्या हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी गवर्नमेंट्स को, क्या हम इलेक्शन से बात कर रहे हैं। परस्यूट ऑफ जस्टिस, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, आज तो ये कहीं पूरी दुनिया से, सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया से ही कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। इंटेलेक्चुअल फ्रीडम तो पूरी तरह से खत्म है, कि या तो इंटेलेक्चुअल को चुप करा दिया जा रहा है, या तो दुनिया से भगा दिया जा रहा है, जैसे सुकरात के साथ हुआ था। फिर द एंड्यूरिंग इंपैक्ट ऑफ सोक्रेटिक थॉट, क्या इंपैक्ट क्या है इसका, व्हाट आर द इंपैक्ट। पहली तो फिलोसफिकल इंक्वायरी, कि जब भी आपके सामने कोई बात रखी जा रही है, क्वेश्चन करो उसको। अंतिम सत्य नहीं है, कुछ भी अंतिम सत्य नहीं। आप भारत में ही जब देखोगे, जो भारत में पिछले 700-800 साल में बहुत बड़ा व्यक्ति कोई आया, आदि गुरु शंकराचार्य, और जब उनसे किसी से, एक आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना होगा, मंडन मिश्र, बहुत बड़े प्रकांड पंडित, जब उनसे उनका शास्त्रार्थ होगा, और जब मंडन मिश्र हारते हैं तो मंडन मिश्र कहते हैं मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो क्या कह रहे हैं, कहते 3 काम करो तुम। पहला, जो कुछ मैंने लिखा है उसमें कमी देखो क्या है, कहते ठीक। कहता दूसरा, कुछ नया जोड़ सकते हो जोड़ो, और तीसरा, जो मेरी कमी है उसको ठीक कर दो। ये फिलोसफिकल इंक्वायरी जिसको कहते हैं। क्या ये है? नहीं। सुकरात का पूरा जीवन इसी पे समर्पित है, कि बिना प्रश्न पूछे किसी चीज को आप स्वीकार मत करिए। एथिकल लीडरशिप, सिविल सोसाइटी, भाई जितना ही ज्यादा किसी समाज में प्रश्न पूछा जा रहा होगा, लोग समझदार होंगे, लोग राजनीतिक चिंतन कर रहे होंगे, उतना ही ज्यादा लोगों की भागीदारी, क्या कहा जाए, पार्टिसिपेशन होगा डेमोक्रेसी में, और उतनी हेल्दी डेमोक्रेसी, उतनी हेल्दी सोसाइटी होगी। भाई भारतीय समाज के कुछ समस्याएं क्या है? सिंपल, जातिवाद। तो हम इस पे प्रश्न पूछे ना, क्यों है? अब प्रश्न जैसे ही पूछना शुरू करेंगे कम होने लगेगा। सांप्रदायिकता क्यों है? प्रश्न पूछना शुरू करो, अभी कम होने लगेगा। हम अगर ऐसे ही स्वीकार करें तो बढ़ता रहेगा। एथिकल लीडरशिप, जो सिविल सर्वेंट या हमारे समाज में भी जो लीडरशिप है वो एथिकल, वो सही के साथ खड़ा रहे तो ज्यादा सही होगा। एंड दिस इज ऑल अराउंड सुकरात। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, दैट वुड बी ऑन प्लेटो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।